हेलो एवरीवन। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो एक्सपेरिमेंटल लॉज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमने एक्सपेरिमेंटली लॉज को डिफाइन करा, जैसे कि बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब एक्सपेरिमेंटली बेस्ड थे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे। अब हम ऐसा चाहते हैं कि उन सारे के सारे लॉज को कोई थ्योरेटिकल अप्रोच आए और वो थ्योरेटिकल अप्रोच पेन कॉपी पे उन एक ही इक्वेशन उन सारे के सारे लॉज को डिफाइन कर दें। तो उसके लिए हम पहुंच गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मैं लिख सकता हूं दैट दिस इज द थ्योरेटिकल अप्रोच। ये थ्योरेटिकली अप्रोच करेगी टू एक्सप्लेन, थ्योरेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल लॉज। जितने भी आपने एक्सपेरिमेंटल लॉज स्टडी किए हैं, चाहे वो बोयल्स लॉ है, चाहे वो चार्ल्स लॉ है, उन सब का थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। कोई भी थ्योरी स्टडी करने से पहले हम उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो थ्योरी उस चीज को तभी एक्सप्लेन कर पाएगी अगर आप उसके पोस्टुलेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन केस अगर आप उसके पोस्टुलेट्स को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके सारे के सारे रिजल्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पोस्टुलेट्स को मेंशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो पोस्टुलेट है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जितने भी गैसियस के पार्टिकल्स हैं दे आर टीनी पार्टिकल्स हैं, और उन सब टीनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड these teeny particles they are termed as molecules. Secondly, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे these are colliding with each other, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं रैंडमली, और जब ये रैंडमली कोलाइड करते हैं तो वो जो कोलिजन्स होंगे दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किए गए हैं इसके पोस्टुलेट्स में। थर्ड स्टेटमेंट इज कि जो गैस के मॉलिक्यूल का, एक गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये किसके रिस्पेक्ट में, टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस का जो सारा वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। फोर्थ स्टेटमेंट इज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में दे आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो भी नेग्लिजिबल कंसीडर किए गए हैं। प्लीज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये फिफ्थ स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाली है। आगे जब रियल गैस पढ़ेंगे तो एक बार फिर इनको उठाएंगे, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। व्हाट डज इट मीन से कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन सब की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर उनकी सबकी एनर्जी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, और डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो हमने उन सब का एवरेज लिया, और एवरेज वेलोसिटी के बाद हमने उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई। इसको हमने पोस्टुलेट्स है हमारे पास ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो इसी में है, दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है इन सब पोस्टुलेट्स को कंसीडर करने के बाद दैट इज फाउंड टू बी PV is equals to 1/3 ml/u²। प्लीज 1/1 इन सबको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये कैपिटल P है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, और ये जो स्मॉल m है दिस इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। दिस कैपिटल M रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड व्हाट डज दिस u² और ऊपर हमने इस पे
द डैश लगा रखा है जो अपने ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मीन स्क्वायर स्पीड को, मीन स्क्वायर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है यू स्क्वायर। ये जो है ये डैश जो है ये मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगा रखा है। आएंगे हम इस बात पे भी कि मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है, क्यों इसको मेंशन किया। एक बार इसके डेरिवेशन पे पहुंचते हैं, इसका डेरिवेशन करके देखते हैं कि कैसे हमने इसको प्रूव किया, कैसे इसको कैलकुलेट किया। जस्ट हैव अ लुक। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्यूब है और इसकी जो एज लेंथ है या साइड्स की मैं एज लेंथ लिख रहा हूं इसको, दैट इज आवर एल। ये जो क्यूब है हमारे पास, जो स्मॉल एंड है वो मैं बता चुका हूं, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मीन स्क्वायर स्पीड है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो हमारे पास u है। अगर u स्पीड है तो मैं उस u स्पीड को 3 डिफरेंट कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं। ये मैंने उसको 3 डिफरेंट कंपोनेंट में पैरेलल टू दीज एक्सिस x y एंड z एक्सिस मैंने उसको 3 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ux uz और uy। और अगर मैंने उसको 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ux square is equals to uy square plus uz square। दिस इज आवर मीन स्पीड्स। अभी आएंगे इस मीन पे भी, व्हाट डज इट मींस, इस मीन का मतलब भी देख लेंगे। तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो मीन स्पीड्स होंगी हम उनको रिजोल्यूशन के बाद 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के बाद ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली अब अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ है मेरे पास कंप्लीट, ये मान लीजिए मेरे पास साइड है इसकी a b c और d और मैंने इसको ऐसे स्केल कर दिया है। इसके थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा वो वॉल मैंने a b c d कंसीडर कर लिया है। तो जब वो कोलाइड, मान लीजिए आप गैस का पार्टिकल से माइग्रेट कर रहा है और माइग्रेट करने के बाद वो इस वॉल a b c d के साथ कोलाइड करने लगा है, तो बिफोर कोलिजन, अगर मैं कोलिजन से पहले की बात करूं तो जो उसका मोमेंटम होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू उसका मास कितना है मल्टीप्लाइड टू इट्स वेलोसिटी। मेक श्योर मैंने यहाँ पे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा हूं। मैं लास्ट में जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही लाइन में हम तीनों के साथ वेरी कर देंगे उसको, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया m into u into x, सिर्फ एक ही कंपोनेंट को कंसीडर किया गया है m into x। अगर मैं बात करूं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो नो डाउट वो टकरा के वापस जाएगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू माइनस m into x। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू 2m into x। ये हमारे पास आ गया, उसके मोमेंटम में जो चेंज हुआ दैट इज इक्वल्स टू 2m into x। अब अगर मैं ये बात करूं कि यूनिट टाइम में मेरे पास कोलिजन, पहली बात तो मैं ये चेंज इन मोमेंटम क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को मैं फोर्स के साथ कंपेयर करूंगा, फोर्स के बाद मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा और उस प्रेशर को ही आपने देखा था जो कि अभी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी PV, वो प्रेशर मैं चेंज इन मोमेंटम की टर्म में कैलकुलेट करूंगा। ये चेंज इन मोमेंटम को मैं फोर्स से रिलेट करूंगा और फोर्स के बाद लिखूंगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी देख लेंगे कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। ये मैंने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करा। अब अगर मैं बात करूं पर यूनिट टाइम कोलिजन की, पर यूनिट टाइम कोलिजन, देखिए पर यूनिट टाइम की बात क्यों करने लगा मैं एकदम से, उसका भी रीजन है। क्योंकि जब मैं फोर्स के साथ उसको डील करूंगा तो मैं पाऊंगा वहां पे मुझे मिलेगा कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होती है, इसलिए मैं पहले टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा पर यूनिट टाइम। जस्ट अ सेकंड, होल्ड योर ब्रेथ एंड हैव अ लुक मैं कैसे करने वाला हूं। पर यूनिट टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, स्पीड कितनी है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 2l, क्योंकि यहां पे आएगा वापस जाएगा तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करने वाला है, दैट इज 2l। अब मैं निकालने लगा हूं टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो जितने कोलिजन होंगे पर यूनिट टाइम में उसको चेंज इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ux by 2l into 2 mux which is equals to mu x
स्क्वायर अपॉन L 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ गया mu(x²/L)। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने q पर यूनिट टाइम कोलिजन की बात करी और q टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करा। जस्ट हैव अ लुक, मेरे को पता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। If force is equals to mass into acceleration, then I can say mass into d by dt velocity. Change in velocity per unit time, वही तो हमारे पास velocity है। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ d by dt, this is time into mass to velocity, और mass into velocity क्या है, मोमेंटम। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बेसिकली हमने वहां मोमेंटम कैलकुलेट करा है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि प्रेशर गैसेस के अप्रिशिएबल होते हैं, प्रेशर ही कंसीडर किए जाते हैं, यही पैरामीटर है जो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू mu(x²/L)। ये आपने फोर्स कैलकुलेट कर दी, लेकिन मेरा मोटिव तो वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो आई कैन राइट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और एरिया क्या है, लेंथ स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं mu(x²/L)। ये होगी फोर्स और डिवाइड बाय एरिया क्या है, लेंथ स्क्वायर। ये नीचे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू mu(x²/L³। इसको मैं लिख सकता हूं mu(x²) डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि L³ वॉल्यूम है। इसका मतलब है मैंने फोर्स कैलकुलेट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू mu(x²/V। प्लीज मैं यहां पे एक चीज और मेंशन कर दूं, ये जो फोर्स प्रेशर जो कैलकुलेट करा आपने, रियली वेरी सॉरी, ये प्रेशर है, मैं इसको x के साथ और मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ एक ही कंपोनेंट की टर्म में डील कर रहा हूं, x कंपोनेंट की टर्म में, इसलिए x की टर्म में ही मैंने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। तो आपने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, लेकिन आप कंप्लीट प्रेशर कैलकुलेट अभी एक डेफिनेशन और कर लेते हैं यहां पे प्लीज। मैं यहां पे एक छोटी सी डेफिनेशन और सिखा रहा हूं आपको, डिफाइनिंग मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड, ये तो हमारे पास x कंपोनेंट की जो कंपोनेंट पे वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर रखा है हमने। कमिंग टू मीन स्क्वायर स्पीड, जो आपने सबसे पहले देखा भी था, जिसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर रखा था, ux² के ऊपर डैश लगा रखा था, उसी को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर मैं इस प्रेशर को कंप्लीट प्रेशर की टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के प्रेशर को ऐड कर दो तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। कहां से कहां तक, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स I is equals to 1 to n, और उन सब के प्रेशर को ऐड कर दो, दिस विल बी इक्वल्स टू m/v सिग्मा I is equals to 1 to n u I x²। ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये तो मैंने टोटल प्रेशर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट की टर्म में। अब मेरे को u(x²) मीन स्क्वायर स्पीड डिफाइन करना है। दिस मीन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। सो ux² विल बी इक्वल्स टू, ये मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड कर दिया। नाउ I इज इक्वल्स टू 1 to n u(x²). अब प्लीज ये जो इतनी टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इतनी टर्म, ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो टर्म है मीन स्क्वायर स्पीड, यही मीन स्क्वायर स्पीड है x कंपोनेंट की टर्म में। अब ये जो वैल्यू है, इतनी टर्म जो है, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये इतनी टर्म की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूंगा और उसको यहां पे पुट कर देंगे। कैसे, ये वैल्यू किसके बराबर आई, सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n u I x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू n u x², और ऊपर हमने लगा दिया बार, जो कि मीन के लिए मैंने यूज करा है। प्लीज नेक्स्ट इज, मैं जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा, सो दिस px विल बी इक्वल्स टू m/v into n u x²।
NuX² और में। अब हमें पता है, सबसे पहले मैंने यही लिखा भी था, that ux² mean is equals to uy² mean is equals to uz² mean, और सेकेंडली हमने ये भी लिखा था that u² is equals to ux², this is u² plus u, this is u² all the time, u² uy whole square plus uz whole square। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं that ux² mean, अगर ये तीनों इक्वल है तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, 3 टाइम्स ux हो जाएगा, ux की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगी 1/3 u² mean। प्लीज अब मैंने देखो x कंपोनेंट को, टोटल कंपोनेंट्स जो मेरी u स्पीड थी बिना रिजोल्व किए उसके इक्वल उसके साथ रिलेशन निकाल दिया ताकि इस x को इससे मैं रिप्लेस करता हूं। ये मैंने कैसे कर दिया, ये ux uy और uz तीनों इक्वल है, तीनों को सम कर दिया, 3 टाइम्स ux² हो गया, 3 को उस तरफ ले गया। अब मैं ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देन इट कम्स टू बी p is equals to m/v into n, और इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1/3 u² which can be written like this, pv is equals to 1/3 mn u², where this u² represents the mean square speed। ये mean square speed है हमारे पास। मीन इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उन सब की वेलोसिटीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। So this is a kinetic theory of gases and this is kinetic gas equation। अब प्लीज ये डेरिवेशन जो है आप करना चाहें तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आप कर सकते हैं डेरिवेशन, बट इन केस के आप डेरिवेशन नहीं कर पा रहे तो आपको ये इक्वेशन तो हर हाल में याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको सबको आनी चाहिए। इसी इक्वेशन से सारा कुछ किया जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये इक्वेशन सेपरेटली लिख के दिखा दी थी ताकि कम से कम आप इस इक्वेशन को तो याद कर ही सकें। इस इक्वेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज pv is equals to 1/3 m capital N and mean square speed का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। दिस इज आवर काइनेटिक गैस इक्वेशन। नाउ प्लीज अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, नाउ व्हाट इट बिकम्स लाइक, दिस इज लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हो गया। अगर ये कुछ ऐसे हो गया तो ये जो इतने टर्म है ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज मीन लिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो हाफ mu² है ना, ये हमारे पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। पहली बात तो अगर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरे k के बराबर है, k नाम दे दिया मैंने इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, तो मैं लिख सकता हूं pv is equals to 2/3 n k। मैंने लिख दिया that pv is equals to 2/3 हाफ mu² मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मैंने एज इट इज k पुट कर दिया इनटू n आ गया मेरे पास। अब एक बात और देख लेते हैं, जो हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन में लास्ट पोस्टुलेट था वो क्या था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एब्सोल्यूट टेंपरेचर के। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू k इनटू t। तो जो ये मेरे पास इतनी टर्म है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, pv इज इक्वल्स टू 2/3 n एज इट इज, और मैंने यहां पे मेंशन कर दिया kT। प्लीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरी kT के बराबर मैंने मेंशन कर दी। प्लीज यहां पे जो ये k है इस k में ऑलरेडी t मेंशन है, या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, मैंने इसको लिखा pv is equals to 2/3 इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैंने k से रिप्रेजेंट करा इनटू nk, मेरे पास एक इक्वेशन ये होगी, और अगर मैं टेंपरेचर के टर्म में इसको डील करना चाहूं तो एक इक्वेशन ये होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उसी इक्वेशन से सारे के सारे जो लॉस हैं उनको डिफाइन करने लगा हूं। प्लीज pv is equals to 2/3 n kT। फर्स्ट बॉयल्स लॉ, अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो बॉयल्स लॉ जो हमारे पास था
उसमें n और t ये कांस्टेंट रखे गए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं तो मेरे पास क्या बचा, k बचा, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब pv किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। अगर n और t कांस्टेंट है और pv कांस्टेंट है तो ये किस लॉ को डिफाइन करता है, ये तो हमारा था जो बॉयल्स लॉ था। सेकेंडली अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ में क्या था कि प्रेशर और अमाउंट आपको कांस्टेंट रखनी थी। अगर यहां से प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, टेम्परेचर। दैट इज आवर चार्ल्स लॉ। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से आप सभी के सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां से आप बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो कि आप फर्स्ट यूनिट में एवोगाड्रोस लॉ स्टडी करते हैं वो यही है, वो भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो PV is equals to 2/3 mkT and PV is equals to 1/3 mnu square। These are of immense importance। इन्हीं की हेल्प से हम सभी के सभी लॉज को डिफाइन कर पाते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैसे हमने इसको डील किया। अब प्लीज नेक्स्ट जो है इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मैथमेटिकल रिलेशन, उसका कंप्लीट डेरिवेशन स्टडी कर लिया। सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं आता, डायरेक्ट आपको इक्वेशन पता हो, इस इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट लॉज को एक्सप्लेन करना आता हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ा, उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की स्पीड्स है जो डिफाइन करनी है, और साथ ही साथ हम अप्रोच कर जाएंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ, जो कि जेईई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की जो स्पीड्स हैं वो अगर सीबीएसई की बात करें तो डायरेक्ट आपको पता हो, उनके फॉर्मूले पता हो और आप उनके फॉर्मूले से उसके न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये डिफरेंट टाइप की स्पीड कहां से आई, कैसे इनको कैलकुलेट किया गया, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम समझ पाते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पीड क्या है और फिर कैसे उनको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम स्टडी करेंगे। तो तीन टाइप की स्पीड है जो हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट इज आरएमएस व्हिच इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। देखो क्यों जरूरत पड़ी तो उसका रीजन बड़ा क्लियर कट बताता हूं आपको। हमारे पास कोई गैस है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एनर्जी है। अगर उनकी एनर्जी डिफरेंट है तो वो पक्का ही डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अगर उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट एनर्जी रखते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं थ्योरेटिकली कि उन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बराबर कर दूं, अगर आप उन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को थ्योरेटिकली बराबर कर देंगे तो उसके बाद उन सब की वेलोसिटीज बराबर हो जाएगी, और वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो सब की बराबर हो जाएगी उसी को रूट मीन स्क्वायर स्पीड का नाम दिया जाता है। ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी डिफाइन करने का रीजन ये भी है कि हमारे पास इतने टाइप की वेलोसिटी है, सब मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटी है, तो कोई एक वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जो उन सब को डिफाइन कर सके, क्योंकि अल्टरनेटिव चीज को डिफाइन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मीन या एवरेज लेना पड़ता है, इसलिए हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड या एवरेज स्पीड इनकी बात करनी पड़ती है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस में आप ये बात समझ गए कि जब डिफरेंट एनर्जीज के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट एनर्जीज, इसका मतलब डिफरेंट एनर्जी है तो उनके पास क्या होगी, उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी, उनकी डिफरेंट स्पीड होगी। अगर उनकी डिफरेंट स्पीड होगी तो हाइपोथेटिकली आपने क्या कर दिया, ऑल एनर्जीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो एनर्जीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इक्वली, और जब डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर देंगे तो आप उन सब की स्पीड को इक्वेट कर देंगे। नाउ स्पीड्स आर इक्वल, अगर स्पीड इक्वल है तो वो स्पीड ही हमारी आरएमएस स्पीड कहलाती है। मींस आपने
थ्योरेटिकली सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो भी उस गैस के पास थी। अगर आपने उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब सबकी वेलोसिटी बराबर है और वो हाइपोथेटिकल वेलोसिटी हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। मैंने आपको मीन स्क्वायर स्पीड बताया था। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्पीड का आपने स्क्वायर कर दिया और फिर आपने उसका मीन ले लिया। ये हमारे पास मीन स्क्वायर स्पीड है। लेकिन हमसे तो रूट मीन स्क्वायर की बात करी तो हमने रूट लगा दिया। दिस इज आवर URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, RMS स्पीड। पहली बात अब आप ये समझ गए कि भाई इस RMS की जरूरत क्या है, कि ये हाइपोथेटिकल वो चीज है जो सबको इक्वेट कर रही है, सबको बराबर रख रही है, सबकी वेलोसिटी। दिस इज आवर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अभी डिस्कस करेंगे ये कैलकुलेट कैसे करी जाती है। एक छोटी सी बात और बता दूं, दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी इक्वल्स टू 3RT/m। कैसे आया अभी कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है कि PV/RT के बराबर होता है। अगर एक मोल की बात की जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू 3PV/m। बिकॉज़ हमें ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है PV/RT के बराबर होता है। अगर मैं एक मोल के लिए बात करूं n की वैल्यू 1 हो जाएगी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सेकेंडली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये वॉल्यूम इस मास के नीचे ले जाऊं तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 3P/डेंसिटी। तो ये मेरे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड के कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप देख पाएंगे। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेंपरेचर पे और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। और बाकी 3 और R जो कि गैस कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। और T और M वेरिएबल है, टेंपरेचर और मॉलिक्यूलर मास के साथ है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेरी करेगी। आइए कहां से वो भी डिस्कस करने ही वाले हैं। बस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें ये बात समझ आ जाएगी कि आरएमएस वैल्यूज कहां से आई। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ आरएमएस की फार्मूला पता हो, दैट्स ऑल, उसकी डेफिनेशन पता हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सेकंड जो है वो है मेरे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल। अभी पता करेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे आई ये वैल्यू। दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका फार्मूला भी बता रहा हूं मैं आपको। आरएमएस हो गया हमारे पास 3RT/m एंड मोस्ट प्रोबेबल इज 2RT/m। ये भी टेंपरेचर और मास के साथ वेरी करता है। लास्ट इज एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू 8RT/m। From CBSE point of view, all these three relations they are of immense importance. अगर आपको ये पता है तो आपका न्यूमेरिकल पक्का ही सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इनमें पक्का पूछा जाता है और ये फॉर्मूले तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। So these are our different velocities, different speed। अब प्लीज ये देखना बचा है कि हमने इनको कैसे कैलकुलेट करा, तो उसके लिए हम पहुंच जाते हैं बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। हम जो अभी मैं वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये देख लेते हैं कि भाई ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सिर्फ जेईई या नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट हैव अ लुक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो देखिए जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या किया, उसने जो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ वेरी कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेलोसिटी के या स्पीड के साथ प्लॉट किया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मेरा मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक गैस का कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास कुछ 50 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड एक जैसी है, 50 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड दूसरी जैसी है, या मतलब मेरे पास, मैंने ऐसे करा, मेरे पास है 50 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो जिनकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं उस गैस के कंटेनर में जिनकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तीन फ्रैक्शन हो गए, तीन टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को के कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनकी स्पीड ऐसी है, कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनकी स्पीड ऐसी है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऐसी है। डिपेंडिंग अपॉन दीज उसने एक अपनी कर्व बनाई और उसका नाम रखा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो
तो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें क्या होता है कि हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड को प्लॉट किया। सबसे पहली बात तो होती है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी इक्वेशन है। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशन है प्लीज वो आपको याद नहीं करनी, बस आइडिया हो 1/n dN/du is equals to 4 pi m over 2 pi RT raised to the power 3/2 into e raised to the power minus mu f square upon 2 RT into u square. This is Maxwell equation. Please वन बाय वन सबको डिफाइन करूंगा, क्या मतलब है, कैसे लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कैपिटल N है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब जो Dn है ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग स्पीड, जिनकी स्पीड कितनी है भाई, इनकी स्पीड है d। Dn मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड du स्पीड है। सेकेंडली कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलेकुलर मास को और U रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। प्लीज अब इसका मतलब देख लेते हैं क्या व्हाट डज इट मींस। यहां पे मेरे पास ये जो टर्म है, इतनी टर्म e raised to the power minus m u square upon 2 RT ये वेरिएबल है, एक ये u square ये वेरिएबल है। ये जो पहला जो मैंने स्फीयर से रिप्रेजेंट करा है ये इतनी टर्म इसमें कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर गैस के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, टेंपरेचर हमने फिक्स कर ही रखा है। सो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। जब इस मैक्सवेल इक्वेशन में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब देखिए, अगर मैं कहूं du स्पीड is possessed by कितने मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं du स्पीड को, dn मॉलिक्यूल्स। ये जो du स्पीड है दिस इज पोजेस्ड बाय dn मॉलिक्यूल्स। तो यूनिट स्पीड की अगर मैं बात करूं, देखिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 टॉफी कितने की आई, 20 की आई, तो एक कितने की यूनिट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली du स्पीड इज पोजेस्ड बाय dn मॉलिक्यूल्स। सो यूनिट स्पीड की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल्स उसको रखते होंगे, dn/du। सो यूनिट स्पीड इज पोजेस्ड बाय dn/du मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करने लग जाऊं तो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास है जो यूनिट स्पीड के मॉलिक्यूल्स है वो तो है इतने dn/du, और अगर मैं बात स्पीड के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कितना है तो जितने मॉलिक्यूल्स थे उनको आपने n से डिवाइड कर दिया, मैंने n से डिवाइड कर दिया। सो दिस 1/n dn/du रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग यूनिट स्पीड जिन मॉलिक्यूल्स की है वो फ्रैक्शंस को हमने 1/n dn/du से रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा फ्रैक्शन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को u के साथ प्लॉट करना है। जब इस फ्रैक्शन को u के साथ प्लॉट किया गया तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आया। जस्ट वो ग्राफ जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था that was found to be like this, this is our 1/n dn/du and this is our u। प्लीज ऐसे कैसे ग्राफ आया, कैसे डिफाइन करें इसको, कैसे जस्टिफाई करें। पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एकदम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू जीरो होती होगी। वो वैल्यू कहाँ जीरो हो सकती है, जहाँ u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करेंगे u को तो ये सारी वैल्यू जीरो, इसका मतलब 1/dn/du जीरो। इसका मतलब यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो जीरो रह रही होगी, इसी वजह से 1/dn/du की वैल्यू भी जीरो आई। इसका मतलब जब ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इनिशियल स्टेज में ये u स्क्वायर है जो डोमिनेटिंग है, तभी तो वैल्यू जीरो हो रही है। और उसके बाद देखिए ये ग्राफ कभी भी इस एक्सिस पे कट ही नहीं करता, इसका मतलब कभी भी ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब है ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। इस ग्राफ के लास्ट में आगे ये एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेटिंग हो रही है, तो मैं कह सकता हूं इनिशियली u स्क्वायर इज डोमिनेटिंग। स्टार्टिंग में तो भाई u स्क्वायर डोमिनेटिंग है, तभी ये जीरो हो रहा है। एट द एंड एंड देन
उसके बाद ये e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म, क्योंकि कभी जीरो होती नहीं है, ये पैरेलल हो जाएगी, उसके बाद ये डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। अब बात तो बची ना, ये जो है ये क्या है, ये जो पीक है ये किस चीज को है? आपने तो इनिशियल स्टेज को डिफाइन कर दिया, फाइनल को डिफाइन कर दिया, पर आप तो इस स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये स्पीड क्या है देखेंगे, अगर मैं इस स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखूं तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मैक्सिमम है। इसके अलावा किसी भी स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देख लें वो मैक्सिमम नहीं है, यहीं पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से इस स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड मैक्सिमम है, ये स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। द स्पीड possessed by the maximum fraction of molecules is called most probable speed। और ये most probable speed आप देख पाएंगे कि इस लाइन की कर्व की जो भी इक्वेशन है उसका मैक्सिमम है, उसका मैक्सिमम पॉइंट है। और किसी भी लाइन का अगर आप मैक्सिमम पॉइंट निकालना चाहते हो तो मैथ हमें ये सिखाता है कि आप उसका स्लोप जो भी हो उस स्लोप को जीरो पुट कर दोगे तो आपको उस कर्व का मैक्सिमम पता लग जाएगा। और स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है आप dy by dx को जीरो पुट कर दो। और यहाँ पे dy by dx को जीरो पुट करने का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा उसको आप जीरो पुट कर दो। ठीक है, मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिखता हूँ d by du, क्योंकि u की टर्म में है, u के साथ है, d by du into 4 pi m divided by 2 pi rt raised to the power 3 by 2 into e raised to the power minus mu square upon 2 rt into u square। प्लीज यहाँ पे इतनी टर्म ये कांस्टेंट है, ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन। और जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन, जब दो हमारे पास फंक्शन है तो हम इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे? एक पहले तो मैंने इसको कांस्टेंट लिया 4 by m into 2 pi rt raised to the power 3 by 2, दिस इज कांस्टेंट, मैंने इसको बाहर लिया। फर्स्ट फंक्शन को मैंने रखा सेम e raised to the power minus mu square upon 2 rt, और सेकंड का कर दिया मैंने डेरिवेटिव, दिस इज 2u प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा माइनस का 2mu, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2rt, और एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लिख देते हैं एज इट इज माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt। तो ये हमने उसका कर दिया डेरिवेटिव। जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव करा तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आई, 4 pi m डिवाइड बाय 2 pi rt रेज़ टू द पावर 3 by 2, ये तो कॉमन है। अब प्लीज यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां से e की पावर माइनस का mu स्क्वायर अपॉन 2rt, e की पावर माइनस का mu स्क्वायर अपॉन 2rt, और साथ में मेरे पास u e की पावर माइनस का mu स्क्वायर अपॉन 2rt, यहां पे मैंने क्या किया 2u लिखा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और u स्क्वायर e की पावर माइनस का mu स्क्वायर अपॉन 2rt को कॉमन निकाल सकते हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे है mu, और साथ में ये u भी है जो कि कॉमन है, ये वाला u, दिस u, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा e माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt इनटू u, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस का साइन ये रहा, और यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिलेगा m by rt, 2 minus m by rt, so m by rt, this is 2 minus ये m as it is लिखा मैंने, rt as it is, e की पावर ये जो इतनी थी ये कॉमन में चली गई थी, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, साथ में यहाँ पे u स्क्वायर भी है, माइनस u स्क्वायर। सो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया, और अगर हमें मैक्सिमा निकालना है तो इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब प्लीज देखिए, इतनी टर्म ये कांस्टेंट है और ये कभी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये टर्म क्योंकि ये सारे की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इट कैन नेवर बी 0, इसका मतलब ये इतनी टर्म है जो 0 हो सकती है। अगर मैं इतनी टर्म को 0 की बात करूं तो देखिए क्या होगा, प्लीज जस्ट हैव अ लुक।
मेरे को मैक्सिमा निकालना है और मैक्सिमा भी मुझे इस कर्व के लिए फाइंड आउट करना है, इस कर्व के लिए फॉर दिस वन मैक्सिमा यहां पे मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इतनी टर्म तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा, कुछ ना कुछ टेंपरेचर होगा, इट कैन नेवर बी जीरो। अब ये इतनी टर्म है जो जीरो हो सकती है, यानी कि e की पावर माइनस का mu स्क्वायर अपॉन 2RT, ये तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल टर्म है। u अगर u जीरो हो गया तो इसका मतलब u जीरो होने का मतलब क्या है, मैंने यहां पे लिखा था 1/n dn/du और यहां पे था मेरे पास u। अगर भाई u जीरो हो गया तो हम तो यहां है, ये तो मैक्सिमम है ही नहीं, इसका मतलब u का जीरो होना मेरे को मैक्सिमम नहीं दे सकता, इसका मतलब u की वैल्यू जो जीरो है वो तो, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी जीरो होता ही नहीं है। u की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि अगर आपने u की वैल्यू जीरो कर दी तो u की वैल्यू जीरो होते ही ये फ्रैक्शन भी जीरो हो गया और ये फ्रैक्शन जीरो, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट पे हैं और ये पॉइंट इस कर्व का मैक्सिमा तो कतई नहीं है, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका इनिशियल स्टेज है। मुझे मैक्सिमा निकालना है, ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, लेकिन ये ओवरऑल टर्म तो जीरो के बराबर है, ये इतना कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पक्का ये टर्म जीरो के बराबर है। और अगर ये टर्म जीरो के बराबर है तो 2 mu square upon RT that is equals to 0, therefore यहां से मैं फाइंड आउट कर लूंगा u is equals to 2RT by m अंडर द रूट। ऐसा करके मैंने ये u स्पीड निकाल दी और ये इस पॉइंट पे स्पीड है, इस मैक्सिमा को निकाल दिया, ये है मेरे पास ये स्पीड और इसी स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का नाम देते हैं ump। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, इस कर्व में अगर मैं ऐसे कोरोस्पोंडिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालूं किसी भी पॉइंट पे तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं, पोजेस करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ump is the speed possessed by the maximum fraction of the molecules and this is equals to 2RT by m, and from ideal gas equation I know that PV is equals to RT, so it can be written like this। and अगर मैं इस वॉल्यूम को इस मास के नीचे लेके जाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, so 2P by D, this is the most probable speed which is possessed by the maximum fraction of the molecules। तो ऐसे करके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं हम, और उस एक्सटेंशन में मैं क्या समझने लगे हम, अगर मान लीजिए आपको दो डिफरेंट कर्व्स गिवन है, एक कर्व ये गिवन है और दूसरी कर्व ये गिवन है, और ये जो कर्व है, जस्ट अ सेकंड, आपको इन कर्व्स के लिए टेम्परेचर पे कमेंट करना है। टेम्परेचर पे कमेंट करने का मतलब एक कर्व को देख के आपको ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, कंपेयर करना है, क्वालिटेटिव डिस्कशन है, T1 और T2 में ये देखना है कौन ज्यादा है, ग्रेटर है। ये मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1/dn/du और यहाँ पे मैंने u को प्लॉट किया है। मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं इनके पीक से इनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करूं या फाइंड आउट करूं या उनको कुछ डिजाइन नाम दूं। ये जो है मेरे पास ये सबसे पहले ump1 और T2 के कोरोस्पोंडिंग जो है ये मेरे पास ump2। अगर मैं रिलेशन देखूं तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ump2 ump1 से ग्रेटर है इस एक्सिस पे, ump2 is greater than ump1, it means T2 will be greater than T1। ये जो T2 है टेम्परेचर पे ये कर्व जो है ये T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा है। आप ये भी समझ पाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस केस में तो यहाँ पे है और इस केस में यहाँ पे है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसकी हाइट कम होने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है वो नंबर में कम होंगे। ये सेम सिचुएशन मैं साफ देख सकता हूँ, ये मैं दो डिफरेंट गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, दो डिफरेंट गैसेस को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ उनकी कर्व से। मान लीजिए मेरे को फिर दो कर्व गिवन है,
ऐसे करके एक ये कर्व होगी और सेकंड कर्व होगी। इसके लिए मैंने ये निकाल दिया UMP1 और इसके लिए मैंने ये निकाल दिया सेकंड कर्व के लिए UMP2। दिस इज UMP1 एंड दिस इज UMP2। ये मेरी फर्स्ट कर्व है और ये है मेरी सेकंड कर्व। मुझे ये बताना है कि एक मेरे पास मान लीजिए मीथेन है और एक है मेरे पास ऑक्सीजन गैस। मुझे फाइंड आउट करना है पहली कर्व किस गैस के लिए है और दूसरी किसके लिए। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स दे आर केप्ट कांस्टेंट। तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी। यहाँ पे UMP2 UMP1 से ग्रेटर है। इसका मतलब है जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसकी UMP1 है वो, और जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसकी UMP2 है। इसका मोलिकुलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल और इसका मोलिकुलर मास कितना है 32 ग्राम पर मोल। हायर द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मींस इट्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल बी लोअर फ्रॉम द रिलेशन। इसका मतलब ये जो कर्व है ये ऑक्सीजन के लिए है और ये जो सेकंड कर्व है ये किसके लिए है, मीथेन के लिए है। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की हेल्प से, कर्व की हेल्प से हम गैस पे कमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर पे कमेंट कर सकते हैं, दो गैसेस को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एक स्पीड और है वो है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, यू एवरेज से मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। सारी स्पीड्स जो होंगी हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड है, उन सब का एवरेज लिया जाता है। और अगर मैं इस कर्व में ही ये बताऊं आपको कि कौन सी एवरेज स्पीड है, तो सबसे पहले तो ये जो थी स्पीड हमारे पास यहाँ पे ये थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद यहां से जो स्पीड होगी वो आएगी हमारी एवरेज स्पीड। और सबसे लास्ट में ये जो सभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते होंगे, बेटर है मैं इसको और भी आगे लिखूं क्योंकि RMS वो हाइपोथेटिकल है जो सबकी बराबर है, तो ये मेरे पास हो जाएगी RMS। सो यू एवरेज वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं यू एवरेज के लिए। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8RT/πm under the root, and third is RMS, root means square speed। root means square speed तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। PV is equals to 1/3 mn u square, ये मीन स्क्वायर स्पीड है और ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से मैंने डिराइव करा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं that 3PV/mn is equals to u square। so अब मैं इस PV को RT के इक्वल जब पुट कर दूंगा then it can be written like this 3RT/m and this is for 1 mole। 1 मोल के लिए ऐसे कैसे लिख दिया भाई मैंने, बेसिकली एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Na। अगर एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे हमारे पास Na, और Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और m मास है 1 मॉलिक्यूल का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं दोनों साइड तो यही हमारे पास आ जाएगी RMS। जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसको रूट में लिया हमने, यही मतलब भी था रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस दैट mu RMS will be equals to 3RT/m। अगेन दिस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास तीनों टाइप की स्पीड्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एंड देन कम्स एवरेज and then RMS speed, then this ratio will be 1:1.28:1.224. These are different types of speeds. So this is regarding Maxwell distribution curve, different types of speed and relation between these three speeds. That's all.